किसे कहते हैं या वेदरिंग क्या है, इसको पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेदरिंग। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मैंने कल दो चीज़ें आपको बताई थी कि आपका जो अपक्षय होता है, वेदरिंग जो होती है वो एक स्थितिक क्रिया होती है जिसमें केवल जो पदार्थ होता है या जो चट्टान होती है वो अपनी जगह पर ही विघटित हो जाती है, और जो अपरदन की क्रिया होती है वो गतिशील होती है। उसमें कोई भी प्रोसेस होता है, चाहे वो प्रोसेस आपका हिमानी है या रनिंग वाटर है या विंड है या अंडरग्राउंड वाटर है या सी वेब्स है, कोई भी हो सकता है। वो उसके माध्यम से जो आपका अपशिष्ट पदार्थ था जो अपनी जगह टूट गया था, अपक्षय क्रिया के द्वारा वो बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो अपक्षय दैट इज ए स्टैटिक एक्टिविटीज एंड इरोजन इज द डायनामिक एक्टिविटीज। तो ये जो क्रिया होती है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये सारी हमारी एक्सटर्नल फोर्स के अंतर्गत आती है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब ऊपर से जो भी फोर्स लग रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स आपके सारे के सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं। ह्यूमन बॉडीज़ द्वारा भी अपक्षय की क्रिया होती है, जीव जंतुओं द्वारा भी अपक्षय की क्रिया होती है। तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से इसको डिवाइडेशन करें तो इसको हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो डिवाइडेशन होता है वो आपका, और ये अपक्षय जो होता है इसमें एक्सटर्नल जो फोर्स होता है उसमें हमारा रेन्यूडेशन होता है, अनाच्छादन की क्रिया होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, अनाच्छादन। और अनाच्छादन में दोनों ही एक्टिविटीज क्रियाशील होती है, अपक्षय प्लस अपर्ण। ठीक है। अनाच्छादन तो अगर डिवाइडेशन की बात करें हम, तो इसको हम दो तथ्यों में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका होता है स्टैटिक फोर्स, इसको हम बोलते हैं स्थैतिक शक्ति। और दूसरा होता है आपका मूव बोल सकते हैं, मूव बोल सकते हैं, या हम इसे डायनामिक भी बोल सकते हैं। तो इसमें मोबाइल फोर्सेस हम रख देते हैं। गतिशील शक्ति। और गतिशील शक्ति में इसमें मैंने बताया था कि जो अपक्षय की क्रिया होती है वो आपकी कौन सी होती है, स्थैतिक। ठीक है ना। और गतिशील की क्रिया में आपका आ जाता है, क्या आता है, अपर्ण। ये कई बार बता चुकी हूं मैं, इरोजन और एंड वेदरिंग। ठीक है। अब अगर हम अब अपक्षय को डिवाइड करें तो अपक्षय एक्चुअली में तीन पार्टों में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका हो जाता है फिजिकल, वेदरिंग, दूसरा होता है आपका केमिकल। और थर्ड होता है, मैंने बताया कि हमारी ह्यूमन बॉडीज भी होती है जो किसी को अपच्छेद करने में सहयोग प्रदान करती है। आपने देखा होगा चींटियाँ बहुत बड़े बड़े बिल बना देती हैं,
मिट्टी को अंदर से निकाल के एक साइड कर देती है, तो वो भी क्या है, वो भी अपचय करने में सक्षम होती है। और बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं, बिल बना करके रहते हैं, वो भी अपचय करते हैं। तो तीसरा इसमें जो प्रोसेस आएगा वो आपका आ जाएगा बायोटिक या बायोलॉजिक। ठीक है। इसके बाद अगर हम फिजिकल को डिवाइड करें तो फिजिकल आपका डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है ना। तो क्लाइमेटिक फैक्टर आपका कौन सा आ जाता है, इंसोलेशन, सूर्यताप। दूसरा आपका क्या आ जाता है, वाटर, रेनफॉल। तीसरा क्या आता है आपका, बताओ, वायु, विंड भी करती है। और चौथा आपका आता है तुषार या पाला। पाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नहीं, पाले को बोलते हैं कुछ, फॉल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, FORST, फॉल्ट कहते हैं, कुछ ऐसे ही कहते हैं। मैं यहाँ पाले लिख देती हूँ, तुषार। तो पहला आपका हो गया सूर्यताप, दूसरा हो गया वर्षा, हवा और तुषार। ये हमारा क्या हो गया, फिजिकल बेसिस के, फिजिकल वेदरिंग। अब हमारा आता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में एक्चुअली क्या होता है कि जब चट्टानों के रूप और गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो वो हम केमिकल प्रोसेस कहते हैं। इसमें चट्टानें पूरी की पूरी तरह से टूटती फूटती नहीं है, बल्कि चट्टानों के अंदर जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो भी साल्ट पाए जाते हैं, वो साल्ट किसी भी क्रिया के द्वारा वहाँ से हटकर जल के साथ घुल करके बाहर चले जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रोसेस। तो इसमें जो क्रियाएं काम करेगी उसमें नंबर 1 आता है कार्बोनेटीकरण। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद आता है आपका हाइड्रेशन, और चौथा आता है आपका डिसलिकेशन। ठीक है, ये कार्बोनेटीकरण का एक्चुअली में अभी मैं बताऊंगी। नेक्स्ट आपका बायोलॉजिकल को अगर हम लें तो बायोलॉजिकल के अंदर आपके जितने एस्पेक्ट काम करते हैं, बायोलॉजी में कितने आते हैं, एक तो आपका मन मानव आ जाता है, जीव जंतु, वनस्पति, और जीवाणु, बैक्टीरिया।
हमने इनको डिवाइड करने का मतलब आया, तो डिवाइड के नाम से हमने किसको, वेदरिंग को डिवाइड किया। अनाच्छादन को हम दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें अनाच्छादन में चूंकि दो चीजें मिलती हैं, अपक्षय और अपर्दन। तो अपर्दन की जो क्रिया होती है वो आपकी स्थैतिक क्रिया होती, अपक्षय की जो क्रिया होती है वो आपकी स्थैतिक क्रिया होती है और अपर्दन की आपकी गतिशील क्रिया होती है। तो यहाँ पर मैंने उसको अपक्षय की क्रिया को स्थैतिक क्रिया के अंतर्गत रख दिया और अपर्दन को गतिशील में रख दिया। अब हम यहाँ बात करें अपक्षय की, तो अपक्षय को मैंने तीन पार्टों में डिवाइड किया। पहला आपका यांत्रिक अपक्षय हो गया, और दूसरा हो गया आपका रासायनिक, और तीसरा हो गया आपका जैविक। ठीक। अब सबसे पहले हम फिजिकल वेदरिंग की बात करते हैं। तो फिजिकल वेदरिंग का मतलब होता है कि जब चट्टानों का विघटन किसी भी रासायनिक तत्वों से ना होकर के भौतिक या नेचुरल तरीके से होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक अपक्षय के अंतर्गत रखते हैं। अब ये भौतिक अपक्षय चार कारणों से हो सकता है। टेम्परेचर से हो सकता है, वर्षा से हो सकता है, तुषार से हो सकता है, और आपका आपने बता दिया हवा से हो सकता है। देखिए टेम्परेचर का मैंने कल भी